नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा गनी वनक्कम, आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। नवनीत सिंह, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। आप इनकी ना भोली भाली शक्ल पर मत जाइएगा, बहुत भोले दिखते हैं। He is a writer of 17 books, 17, and he has not crossed 40. He is 34, 35 around. मैंने एज गलती से बता दी, बताना नहीं चाहिए था। He's written 17 books. He is an expert on geopolitics, international relations, Taliban, internal security. Number of his books are in process of being converted into OTT series, into series on OTT platforms. He also teaches civil services aspirant, एंड ये इनका बहुत छोटा सा बायोडेटा है। बाकी जो पीछे की कहानियां हैं वो इन्होंने पहले मुंह पे टेप लगा दी है। गायत्री जी प्लीज बोलिएगा नहीं, ठीक है। सो ये जो भाई साहब हैं, बहुत पहुंची हुई चीजें और मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लेके आई हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले तो पाजी सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत थैंक यू, आपने मतलब ये मौका दिया मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आने का। तो आई होप जर्नी अच्छी रहेगी। डेफिनेटली पाजी। जो आज का जो मुद्दा है जिसपे पवनीत जी इलाबोरेट करेंगे, 4 एजेंसीज, भारत की 4 एजेंसीज ने एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है कराची प्रोजेक्ट, उसको किस तरीके से फिनिश किया, फ्रॉम कराची प्रोजेक्ट टू ISIS इन इंडिया। वहीं से मैं शुरू करूंगी। पाजी ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू गायत्री जी। तो 9/11 के बाद बेसिकली ये हुआ कि 9/11 में जब अमेरिका ने प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि लश्कर को आप बंद कीजिए, कश्मीर में गतिविधियां बंद कीजिए, तो लश्कर को समझ आया कि अब हम कश्मीर में ऑपरेट नहीं कर सकते। ISI को समझ आया कश्मीर में ऑपरेशन करना मुश्किल है। तो ISI ने ऑल टुगेदर नॉर्थ साउथ डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मतलब अभी तक अगर लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद इस्लामाबाद, बावलपुर, इधर उधर जगहों पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठता था, तो उसको उठा के वहां से सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में सीधा ले आए, विच वाज इन द सिटी ऑफ कराची। तो उन्होंने कहा इसकी जोग्राफिकल लोकेशन बदल दो, तो ऐसा होगा कि एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, और वॉइड क्रिएट हो गया तो लगेगा कि भाई ये बंदा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो हुआ क्या कि कराची में इसको लेके आए ISI वाले डिलिबरेटली। अब जब कराची में इसको डिलिबरेटली ये लोग लेकर आए, तो उस समय दाऊद इब्राहिम को कराची में पिछले 10-12 सालों से इन्होंने पाल के रखा हुआ था। तो अब वहां पर ये हुआ कि कराची में दाऊद इब्राहिम की और साथ ही में हाफिज सईद की मीटिंग्स होनी चालू हुई। इन मीटिंग्स के बीच में ISI के अधिकारी भी बैठते थे। अब सारा हमेशा डिस्कशन का पॉइंट ये होता था कि भाई लश्कर को प्रयोग करना है, और साथ में प्रयोग करें तो कहाँ करें, क्योंकि कश्मीर में तो कर नहीं सकते अमेरिका का प्रेशर। तो उस समय दाऊद इब्राहिम ने एक सजेशन ये दिया कि आप लश्कर का प्रयोग अगर करना चाहते हो तो कश्मीर में मत करो, उसको रेस्ट ऑफ द इंडिया में अपनाओ। रेस्ट ऑफ द इंडिया में इसलिए अपनाओ क्योंकि भाई पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो खास करके जो कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया है, वहां पर तो मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसमें पुलिस है, पॉलिटिशियंस हैं, वो सब मेरे पेरोल पे काम करते हैं। मैं आपको एक बड़ी आयरॉनिकल बात बताता हूँ, आपको शायद सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन आज की डेट में ये फैक्ट है कि मुंबई में आज की डेट में एक पत्थर भी दाऊद इब्राहिम के परमिशन के बिना नहीं लगा सकता, एक बिल्डर एक ईंट भी नहीं लगा सकता, इतना उस बंदे का होल्ड है आज तक। चाहे इसको आप मतलब कोई पुलिस वाला ऑफिशियली एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन पूरी बिल्डर लॉबी महाराष्ट्र की ये बात जानती है, और जो पॉलिटिशियंस जुड़े हैं बिल्डर लॉबी से वो खास करके भी जानते हैं। तो दाऊद इब्राहिम ने बोला कि भाई मेरा नेटवर्क, उसको प्रयोग करो। पर सवाल ये था, ISI ने सोचा कि ये होगा कैसे। तो 2004 में एक गेम प्लान बनाया गया। गेम प्लान कुछ ऐसा बना कि भाई अब हमें कुछ ना कुछ करके ये इंश्योर करना है कि लश्कर को एंट्री पैन इंडिया दिलवानी है। अब पैन इंडिया एंट्री दिलवाएंगे कैसे? तो 2005 में सबसे पहले तो ISI ऑफ पाकिस्तान ने ये कराची को कंसेप्चुअलाइज किया। तो कराची प्रोजेक्ट का सबसे पहला पॉइंट ये था कि लश्कर तैयबा विल नाउ गो टू इंडिया। लश्कर इंडिया में जाएगी कश्मीर छोड़ के, मतलब पैन इंडिया माइनस कश्मीर। दूसरा, लश्कर के ऑपरेशन सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा रहेंगे क्योंकि वहां दाऊद का होल्ड है। इसीलिए आप देखोगे कि लश्कर के ऑपरेशन ईस्ट इंडिया तक बहुत कम पहुंचे। तीसरा, सबसे बड़ी चीज ये हुई कि अब डिस्कशन ये था कि लश्कर की एंट्री दाऊद के जो नेटवर्क हैं वो कैसे करवाएंगे, क्योंकि दाऊद के नेटवर्क्स पे तो पुलिस वालों से लेके पॉलिटिशियन से लेके ब्यूरोक्रेसी के लोग थे। तो अब ये अगर उसके पेरोल पे काम करते थे तो ये तो लश्कर का साथ तो देने नहीं वाले। तो फिर दिमाग लगाया गया। तो दिमाग लगाने के बाद एक डिस्कशन में पॉइंट ये निकला, ISI के वॉर रूम में जो कराची में बना हुआ था,
और वो डिस्कशन का पॉइंट ये निकला कि भई इंडिया में एक संस्था थी जिसका नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिम्मी। सिम्मी 1977 में बनी थी। सिम्मी बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो चाहते थे मुसलमानों का वेलफेयर करना। पर 1980s में सिम्मी जो है ग्रेजुअली बड़ी रेडिकलाइज़ होने लगी और सिम्मी का रेडिकलाइज़ेशन राम जन्मभूमि मूवमेंट के बाद और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। और हद तो तब हो गई जब 2001 में 9/11 हुआ और 9/11 के बाद सिमी के कैडर्स ने मतलब इंडिया में रैलियाँ निकाली और ओसामा बिन लादेन का सपोर्ट किया, कि जो ओसामा ने किया वो सही है। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जो होम मिनिस्टर थे इंडिया के कम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सिमी के ऊपर बैन लगा दिया था। तो सिमी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन हो गई। 2001 से सिमी बैंड थी, सिमी के कैडर अग्रेसिव थे, रेडिकल थे ऑलरेडी और बैंड थे। तो ये तीनों चीज़ें दाऊद ने कहा कि बड़ी फ़ायदेमंद है। हमारे पास एक वोलेटाइल मास बेस पड़ा है और ये सिम्मी का कैडर है। तो गेम प्लान कराची प्रोजेक्ट में ये हुआ कि क्यों ना इस पूरे वोलेटाइल कैडर का प्रयोग ही किया जाए और इसी के थ्रू लश्कर को एंट्री मिले। तो सिम्मी के कैडर्स को कॉन्टैक्ट करवाया गया दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स के थ्रू। 2005 के बाद जब कराची प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया ऑफिशियल लेवल पे, तो उस समय दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स के थ्रू सिम्मी कैडर्स के पास बातें पहुंची। उनको ये बात बताई गई कि भई आपको है, लश्कर का साथ देना है और इंडिया में लश्कर की मदद करनी है। अब पहले तो वो डर गए कि भई हम लश्कर के साथ क्यों काम करें? लश्कर तो कश्मीर में है, हम तो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कर्नाटक और केरला में रह रहे हैं, हम क्यों जाएँगे कश्मीर? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कश्मीर नहीं जाना, आपको अपने ही टेरिटरी में रहना है। आपको लश्कर सपोर्ट करेगी, आपको लश्कर आर्म्स एम्युनिशन देगी, आपको लश्कर ट्रेनिंग देगी। आप यहीं रह के यहीं अटैक करोगे। अब आप गेम देखो कितना अलग है। अभी तक पाकिस्तान जो टेररिज्म कर रहा था इंडिया में, उसमें पाकिस्तान अपना टेररिस्ट खुद भेज रहा था। लेकिन कराची प्रोजेक्ट ने ये गेम पूरा बदल दिया। कराची प्रोजेक्ट ने इंडियन मुसलमानों का ही प्रयोग करना चालू कर दिया, कि इंडियन मुसलमान इंडिया में टेररिज्म इंडिया के खिलाफ करेगा। और जब-जब इंडिया का मुसलमान इंडिया में इंडिया के खिलाफ टेररिज्म करेगा, पाकिस्तान उतना ही जाके इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे चिल्लाएगा, देखो इंडियन डेमोक्रेसी तो वीक है। इंडिया की डेमोक्रेसी इंक्लूसिव ही नहीं है, डेमोक्रेसी इंडिया में खतरे में है और आज की डेट में तो ये नैरेटिव चलाने वाले बहुत लोग दिखते हैं, कि भाई माइनॉरिटी सप्रेशन हो रहा है। तो ये पूरा एक एजेंडा बना उस समय और उस समय जब ये गेम प्लान डिसाइड किया गया कि सिम्मी के कैडर का प्रयोग किया जाएगा, तो 2005 में कराची प्रोजेक्ट जब एग्ज़ीक्यूट हुआ, अब सिम्मी क्योंकि बैंड ऑर्गेनाइज़ेशन थी और सिम्मी अंडरग्राउंड ऑपरेट कर रही थी, तो आईएसआई ने कहा कि भैया सिम्मी को बाहर तो ला नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है। उस समय अगर गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था, तो सिम्मी का बैन तो हट नहीं सकता। तो हमें एक नया संगठन बनाना था, जिसमें पुराने बैंड सिम्मी के सारे मेंबर्स को नया लेके आना था। इसी रीज़न से 2006 में कराची प्रोजेक्ट का सबसे पहला सक्सेस इंडिया में था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई। तो पीएफआई जब 2006 में बना, तो पूरे के पूरे पीएफआई में क्या हुआ कि सारा का सारा सिम्मी का कैडर उठ के आ गया। अब ये सिम्मी का कैडर उठ के जब पीएफआई में आ गया, सिर्फ एक नया नाम बदल दिया उन्होंने और एक नया ओवरग्राउंड संस्था क्रिएट कर ली। तो ये जो पीएफआई बनी, अब इसका काम ये था कि ये इंडिया में मुसलमान बच्चों को उकसाएगा, उनको रेडिकलाइज़ करने को बोलेगा कि आओ, इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है, इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ हमें उनको मारना है, इंडियंस के खिलाफ नफ़रत पैदा करनी है। और इस काम में लश्कर-ए-तैयबा ने बोला कि जितने लड़के पीएफआई वाले आप इकट्ठे कर पाओगे, उनको हम दुबई लेके जाएँगे, दुबई से उनको कराची लेके आएँगे, कराची में उनको ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं देनी है। उनको सिर्फ़ 2-3 चीज़ों की ट्रेनिंग देनी है कि आपको बचना कैसे है पुलिस से। दूसरी चीज़ की ये ट्रेनिंग देनी है कि आपको लोकली अवेलेबल मटीरियल और मसला लेके ये जो माल-वाल मिलता है, इससे बारूद कैसे इकट्ठा करके आपको लोकल हैंडमेड बम बनाने हैं। आप ये देखो कि कराची प्रोजेक्ट का जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि जो टेररिज्म था नॉट ओनली वो इंडियनाइज्ड हो गया, बल्कि इस टेररिज्म की ट्रेनिंग जो है वो अब कराची में हुई रादर देन मुज़फ्फराबाद इन पीओके। तो मुज़फ्फराबाद पीओके के जितने कैंप्स थे वो सारे जैश-ए-मोहम्मद के कब्ज़े में चले गए थे और यहाँ पर कराची में लश्कर-ए-तैयबा ने एक नई फैक्ट्री खोल ली। तो इस केस में पीएफआई ने लड़के इकट्ठे करे। 2006 में उन्होंने लड़के इकट्ठे करके पाकिस्तान भेजे वाया दुबई। और जब वो वाया दुबई पाकिस्तान गए, वहाँ पर छोटी-सी उनको जो है 3 से 4 हफ्ते की ट्रेनिंग देके वापस भेजा गया फटाफट।
उसके बाद वो वापस आए और बहुत सारा नंबर इकट्ठा होने लग गया। और जब ये ट्रेन्ड लोग इकट्ठे होने लग गए तो 2007 में अब ये जो मास बेस ट्रेन होके आ रहा था, इस मास बेस को इंडिया में टेररिज्म करवाना था। तो इसके लिए पीएफआई ने लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई के सपोर्ट से इस ट्रेंड मास बेस को एक नया संगठन बना के उसमें डालना शुरू कर दिया और 2007 में ये संगठन बना जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन। तो 2007 में इंडियन मुजाहिदीन का क्रिएशन हुआ। इंडियन मुजाहिदीन में कौन से लोग आए? वही लोग आए जो इंडियन थे। इसीलिए आप नाम देखो उसका जानबूझ के ये रखा गया इंडियन मुजाहिदीन, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के जितने टेररिस्ट ग्रुप्स थे वो सारे पाकिस्तानी थे, इस्लामिक थे। तो पहली बार एक कोनोटेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि भैया इंडिया में इंडिया के मुसलमान इंडिया की सरकार से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसीलिए अब वो जिहाद कर रहे हैं। और पाकिस्तान को एक ब्राउनी पॉइंट मिल गया अमेरिका को दिखाने का कि देखो तुम हमें बोल रहे थे टेररिज्म टेररिज्म, इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी वीक है और इस डेमोक्रेसी के साथ तुम एंगेज कर रहे हो। तो वो पाकिस्तान जो है इंडिया और यूएस के रिलेशन को अंडरकट करना चाहता था। तो इंडियन मुजाहिदीन बनी 2007 में। इंडियन मुजाहिदीन ने जर्मन बेकरी ब्लास्ट से लेके वाराणसी में संकट मोचन मंदिर से लेके गुजरात से लेके हर जगह इन्होंने छोटे-छोटे जगहों पे बहुत सारे ब्लास्ट किए, बहुत सारे लोगों को मारा। करते-करते इंटेलिजेंस ब्यूरो उस समय बहुत अग्रेसिव लेवल पे लगी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक चीफ थे आसिफ इब्राहिम, सैयद आसिफ इब्राहिम। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ एक मुस्लिम ऑफिसर थे जो कि हार्डकोर कट्टर देशवादी ऑफिसर थे। और वो इस नैरेटिव में बिल्कुल नहीं फँसे कि ये इंडियन मुस्लिम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने ये गेम पूरा समझा और उन्होंने कहा कि ये पूरा पाकिस्तान का गेम है। कराची प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा अनफोल्ड किया और उसके बाद 2011-12 तक ये माना जाता है कि पूरी इंडियन मुजाहिदीन को न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया। अब इंडियन मुजाहिदीन जब 2011-12 तक न्यूट्रलाइज़ हुई, अब अब यहाँ से हमें दोबारा वापस जाना है 2 मिनट के लिए अफ़गानिस्तान में। 1988 में सोवियत अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले गए थे। बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान में उस समय तालिब थे जो मदरसों में पढ़ रहे थे जिन्होंने वॉर फाइटिंग की थी और ये वॉर फाइटिंग करने के बाद कंट्री का कमान सँभाल नहीं पाए थे। लेकिन बहुत सारे मदरसों में उस समय बच्चे ऐसे भी थे जो मैंने बताया कि वो पढ़ रहे थे लेकिन उनको वॉर फाइटिंग की एबिलिटी नहीं मिली थी। तो हुआ ये कि वो बच्चे 99 उस समय 1989-1990 में अफ़गानिस्तान वापस गए। अब उन्होंने सोचा कि भई हो सकता है कि हमारी लीडरशिप जो है एकजुट हो जाए, कुछ सरकार बना ले, पर कुछ नहीं हुआ। तो 1993-94 तक ये जो वो बच्चे थे, जिन्होंने कइयों ने फाइटिंग की थी और कइयों ने फाइटिंग नहीं की थी अफ़गान थिएटर में, इनको अब ये बच्चों को समझ आ गया इन कि भैया हमारी कंट्री का फ्यूचर बड़ा खराब है, अगर हमने अभी तक कंट्रोल अपनी कंट्री का खुद नहीं लिया, तो कल को कोई और आके हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लेगा और अफ़गानिस्तान का ये इतिहास रहा है। इनफैक्ट एक बड़ा मतलब एक मतलब एनेक्डोट है, ऐसा बोला जाता है अगर आप किसी अफ़गानी आदमी से बात करो मतलब मेरे को भी एक काबुल के एक अफ़गानी आदमी ने ये बात बताई कि अफ़गानिस्तान का क्रिएशन वो कैसे देखते हैं अपने कंट्री का, मतलब हर देश का होता है कि भई एक उसकी आइडेंटिटी है। तो आप किसी अफ़गानी से पूछो और लर्नेड अफ़गानी अगर वो हो, तो वो ये बताता है कि भई अफ़गानिस्तान जो है कुछ ऐसे बना कि जब अल्लाह पूरा वर्ल्ड बना रहे थे और उन्होंने पूरा वर्ल्ड मैप बना लिया, तो उस समय उन्होंने देखा कि वर्ल्ड में एक छोटी-सी जगह बच गई है और उनके हाथ में कुछ ऐसे थोड़ा बहुत कचरा-कूड़ा था, तो वो उन्होंने उठा के वहाँ फेंक दिया एंड दैट इज़ अफ़गानिस्तान। मतलब आप सोचिए कि उस कंट्री का कंसेप्शन अफ़गानिस्तान के लोग ऐसा मानते हैं। ये उसकी आइडेंटिटी और आज तक वो कचरा-कबाड़ा ही है पूरा देश। कभी ब्रिटिश ने वहाँ पर कब्ज़ा किया, कभी रशियंस ने ब्रिटिश के साथ लड़ाई करी, फिर नहीं उसके बाद बट अमेरिका अपने पवनीत भाई अपने उसमें भी अपनी जो महाभारत है उन किताबों में भी लिखा है ना कंधारी ने श्राप दिया था शकुनी को। बिल्कुल, शकुनी वहीं एग्ज़ैक्टली से कि राइट। तो गांधार इज़ अफ़गानिस्तान तो राइट, गांधार अफ़गानिस्तान की तुम्हारी वज़ह से मेरा पूरा उजड़ गया, मेरा जनरेशन की जनरेशंस खत्म हो गई, तो खत्म हो गई, तुम भी हाँ। शांति से नहीं रहोगे और वो हज़ारों साल से चला आ रहा है, अभी तक। वो आज तक चला आ रहा है। तो ये जो मिथिकल एस्पेक्ट है अफ़गानिस्तान का, वो अफ़गानिस्तान के लोग आज भी मानते हैं। तो 1993-94 में यही हुआ कि वो अफ़गानी बच्चे जो थे, उन्होंने देखा कि भई हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिक्स जो है वो किसी के कंट्रोल में आ नहीं रही है। तो अगर वो किसी के कंट्रोल में आ नहीं रही तो एक चीज़ तय है कि अब हमें अपनी कंट्रोल कंट्री की खुद ही लेनी पड़ेगी और इसीलिए ये सारे बच्चे एकजुट हो गए
और उस समय मुल्ला उमर की लीडरशिप में 1996 में इन सारे बच्चों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था तालिबान। तो तालिबान जो शब्द है ये आता है तालीब से। तालिबान के जो फर्स्ट 5 लेटर्स तालीब है। तालीब का मतलब वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे थे। तो तालिबान एक संगठन था, उन सारे लोगों का जो वो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे थे। तो इस केस में एक चीज़ तय हो गई कि जब ये हुआ, जब ऐसी चीज़ बनी, तो वहाँ पर ये चीज़ तय थी कि तालिबान जो है 2006 से 1996 से लेके 2001 तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान में कंट्रोल किया। अब 2001 में 9/11 हुआ। 9/11 के बाद क्या हुआ कि पूरी की पूरी तालिबान अल-कायदा के साथ उठ के अफ़गानिस्तान छोड़ के जो है पाकिस्तान आ गई। जब वो पाकिस्तान आ गए तो उस समय मेन ऑब्जेक्टिव ये था अमेरिका का कि वो अल-कायदा को तोड़ना चाहते थे। उनको तालिबान से कोई नफ़रत नहीं थी। अफ़गानिस्तान में तालिबान से नफ़रत अमेरिका को ना कभी थी क्योंकि उसको नर्चर करने वाले भी वो थे। उसको ठीक है डिप्लोमैटिक रिकॉग्निशन उन्होंने ना उस समय दी ना आज दी। लेकिन उसके साथ तालिबान की उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ज़ल्मे खालिज़ाद जो है, जो ट्रंप के टाइम पे ऑफिशियल एनवॉय बना रहा, वो ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट था, ज़ल्मे खालिज़ाद जो उस समय अमेरिका का डिप्लोमैट था, वो ऑफिशियली तालिबान से मीटिंग करता था कतर में। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर तालिबान एक टेररिस्ट संगठन होता, तो अमेरिका का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव डोनाल्ड ट्रंप के रिप्रेजेंटेशन से और अप्रूवल से एक टेररिस्ट संगठन के आदमी से तो डिस्कशन नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और मैंने जो तालिबान की किताब लिखी है उसमें ये पूरा मिथ को मैंने ब्रेक भी किया है कि तालिबान इज़ नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन। इट इज़ अ ग्रुप व्हिच आई बिलीव पर्सनली इज़ अ नेशनलिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान। ये मेरा अपना टिप्पणी है, मेरी अपनी रिसर्च भी यही कहती है कि वो एक नेशनलिस्ट ग्रुप है अफगानिस्तान का। वो आज की डेट में अपनी कंट्री का कंट्रोल चाहते हैं। हाँ, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर चर्चा की जा सकती है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्यों है, कैसी है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ सेपरेट डिबेट। तो तालिबान आई, तालिबान ने 1996 में उस तब से लेके 2001 तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करके रखा और 2001 में जब अमेरिका ने 9/11 हुआ उसके बाद पूरी की पूरी तालिबान उठ के पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान में तालिबान जो है 2001 से लेके 2012 तक चुपचाप बैठी रही। उस समय अमेरिका का सारे ऑपरेशन अल-कायदा के खिलाफ होते थे। 2012 में एक चीज़ ये हुई कि अमेरिका के ऑपरेशंस ने ओसामा बिन लादेन को एक सर्जिकल स्ट्राइक में मार दिया। अब जब सर्जिकल स्ट्राइक से मार दिया, तो अल-कायदा तो पूरा फ्रैगमेंट करके टूट गया। जब अल-कायदा फ्रैगमेंट करके टूटा, तो उस समय ये चीज़ हुई कि तालिबान के लोगों ने पाकिस्तान की आईएसआई को बोला कि भई अब आप हमारे को अफ़गानिस्तान में वापस भेजिए और अमेरिका को बोलिए। तो अमेरिका को तालिबान ने बोला, अमेरिका ने भी बोला कि भई आपको अगर अफ़गानिस्तान में आना है तो आप या तो डेमोक्रेटिक सेटअप को एक्सेप्ट कर लो, जो ऑलरेडी अमेरिका चला रखा था उसने 2003 से। लेकिन उस समय तालिबान ने कहा कि भई हमें डेमोक्रेसी एक्सेप्टेबल नहीं है, हम एक ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी है, हम अपने हिसाब से गवर्नेंस करेंगे। तो अमेरिका ने कहा कि चलो ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं। 2012 से डिस्कशन स्टार्ट हुए। 2012 से डिस्कशन स्टार्ट हुए इनफॉर्मल लेवल पे बिटवीन अमेरिका, पाकिस्तान एंड तालिबान, इन तीनों के बीच में कि तालिबान को अफ़गानिस्तान में कैसे लाया जाए। क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक सम कॉन्स्टिट्यूशन है, अफ़गानिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उस समय अशरफ गनी था, तो कैसे लाया जाए? उस समय ये हुआ कि भई तालिबान के जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि भई आप कुछ भी कीजिए, हमें पॉलिटिकली इंटीग्रेट कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि तालिबान इतनी बड़ी संस्था थी, कि जो सीनियर लीडर्स थे 10, 12, 15 लोग, 50 लोग, उन्होंने जब ये ऑब्जेक्टिव रखा कि हम ओके हैं आने के लिए पावर में, तो तालिबान की मिडल लेवल की जो लीडरशिप थी, उसमें एक रिबेलियन हो गया। उन्होंने कहा कि भई आप हमें भी अब्ज़ॉर्ब कीजिए। अब यूएस ने कहा कि भई आप एक चीज़ ये देख लो कि इतने सारे लोगों को हम पॉलिटिकली अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते। ये तो वो बात हो गई कहने वाली कि भई मतलब अगर पूरी की पूरी तालिबान को हमें इंटीग्रेट करना है अफ़गानिस्तान में, तो पूरे अफ़गानिस्तान की गवर्नेंस मॉडल को उखेड़ फेंकना होगा। अभी अगर कोई आ सकता है, तो वो सिर्फ़ सीनियर लीडरशिप आ सकती है। मिडल लीडरशिप को बोला कि आपको अपने एम्बिशन छोड़ने पड़ेंगे अभी फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अभी रूल का ओवरथ्रो नहीं हो सकता अफ़गानिस्तान में। तो मिडल लेवल लीडरशिप बड़ी इनसिक्योर हो गई। उसने कहा कि नहीं, 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 ये गलत है। आप अगर हमें इंटीग्रेट नहीं करोगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और मिडल लेवल लीडरशिप ना मैटर इसलिए करती थी, क्योंकि मिडल लेवल तालिबान जो थी, ये पूरी पॉपी कल्टीवेशन सँभालती थी तालिबान के बिहाफ़ पे, सीनियर लीडर्स के बिहाफ़ पे। तो हर एक लीडर के फॉलोअर्स हुआ करते थे, भक्तजन होते थे।
ये भक्तजन क्या करते थे, अपने-अपने एरियाज़ में पॉपी कल्टीवेशन जो पूरा अफ़ीम का, ओपियम का ट्रेड होता था, उसको सँभालते थे। अब सीनियर लीडर्स ने बोला कि हम पॉलिटिकली जाना चाहते हैं। मिडल लेवल लीडर्स ने बोला कि भई हमें भी इंटीग्रेट करो, उनको स्पेस नहीं मिली। और ये पॉपी कल्टीवेशन भी सँभालते थे, तो इनको पता था कि भई ये बड़े महत्वपूर्ण लोग भी हैं। तो यूएस बड़ा परेशान हुआ। यूएस ने कहा कि भई तालिबान तुम आपस में देख लो। उस समय सीनियर लीडर ऑफ तालिबान जो थे, उन्होंने कहा कि भई हम नहीं देख सकते, आप बताओ इनका मिडल वालों का क्या करना है? तो फिर उस समय यूएस ने सोचा कि कुछ करके ये मिडल लेवल लीडरशिप को वाइप आउट करना होगा। ये मिडल लेवल लीडरशिप एक अड़चन है, इसको हटाना पड़ेगा। या तो ये चुपचाप बैठ जाएँ, वेट कर लें, आने वाले समय में 10 साल, 5 साल कितना लगेगा किसी को पता नहीं, बट वेट कर लें, पेशेंस रखें। पेशेंस नहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ करके इनको हटाना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में 2014 में अमेरिका, इज़राइल इन लोगों के सपोर्ट से एक संगठन बनता है जिसका नाम आता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस। अब ये आईएसआईएस जब क्रिएट होता है तो इसका लीडर आता है डॉक्टर अबू बकर अल-बगदादी। अब ये अबू बकर अल-बगदादी जो है, ये आके क्या कहता है, ये आके एक तो पूरे सोशल मीडिया का कैंपेन करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हम चीज़ सब लोग जानते हैं कि आईएसआईएस इज़ द ओनली टेररिस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड टुडे व्हिच वाज़ द टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड टेररिस्ट ग्रुप, कि इसने सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। मतलब आप देखिए कि आज की डेट में अगर लश्कर या ये सब टाइप के लोग जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं, इसका सबसे पहला प्रयोग जो है वो आईएसआईएस ने किया। आईएसआईएस को करवाने वाला अमेरिका था। अमेरिका की सोची-समझी साजिश थी कि वो ये देखना चाहते थे कि को क्या सोशल मीडिया के प्रयोग से आदमी के माइंड को हाइजैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो दैट वाज़ अ प्रिकर्सर टू द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगेन दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। तो अमेरिका का डेलिबरेटली टेक्नोलॉजी को आईएसआईएस को देना, आईएसआईएस का सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना के वर्ल्ड लेवल पे प्रचार करना, दैट वाज़ अ टेस्टिंग ग्राउंड। दूसरी चीज़, अबू बकर अल-बगदादी ने सबसे पहला टारगेट क्या किया? उसने सबसे पहले ये बोला जो मिडल लेवल तालिबान थी, उसने मिडल लेवल तालिबान को ये बात बोली कि सुनो, सीनियर लेवल तालिबान अगर अफ़गानिस्तान में जाना चाहती है ना, उसको अफ़गानिस्तान जाने दो, छोटी-सी टेरिटरी है। तुम लोग एक काम करो, तुम इराक और सीरिया आ जाओ, तुम्हें इतनी बड़ी टेरिटरी मिल रही है, इराक और सीरिया में आके क्यों नहीं कंट्रोल करते? तो मिडल लेवल तालिबान जो थी उस समय बड़ी इंस्पायर हो गई इस चीज़ को लेके। तो मिडल लेवल लीडरशिप ऑफ तालिबान भगदड़ मचा के इराक और सीरिया भागने लगी। सोशल मीडिया का कैंपेन चल रहा था। अमेरिका के बैक्ड सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा था। वो सोशल मीडिया कैंपेन से जो है इंडिया से लोग जा रहे हैं, लंदन से लोग आ रहे हैं, नीदरलैंड से लोग आ रहे हैं, यूरोप के दूसरे देशों से आ रहे हैं, अमेरिका से जिहाद आ रहे हैं। जिहादी जॉन उस समय एक बड़ा नाम चला था। तो ये एक ट्रांसनेशनल गेम इसलिए भी बनाया गया ताकि ये ना दिखे कि भई सिर्फ मिडल लेवल तालिबान आ रही है। पूरे वर्ल्ड से लोगों को ले आओ। तो उससे सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी भी टेस्ट हो जाएगी, मिडल लेवल अट्रैक्ट हो जाएगा आईएसआईएस की तरफ, दोनों गेम पूरे हो गए। और जैसे ही मिडल लेवल तालिबान जो है आईएसआईएस में जुड़ने लगी, अमेरिका ने क्या करा कि ड्रोन वॉरफेयर इनोवेट करा और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रोन वॉरफेयर का प्रयोग करके प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस जिसको हम पीजीएम्स कहते हैं, इन प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस ड्रोन वॉरफेयर का प्रयोग करके चुन-चुन के मिडल लेवल तालिबान को मारा। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि आईएसआईएस बनाएँ, मिडल लेवल तालिबान लाएँ, मिडल लेवल तालिबान हटाएँ। इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही मिडल लेवल तालिबान हटी, अबू बकर अल-बगदादी को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया। उसका पर्पस खत्म था, उसको भी मार दो। तो ख़ैर वो वहाँ पर एक डिबेट खत्म होता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या हुई, मिडल लेवल तालिबान जुड़ गई। मिडल लेवल तालिबान जुड़ी तो उसके ऊपर अटैक होने चालू हुए। अच्छा, अब जब आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ देखी, उसने कहा कि भई 2011-12 में इंडियन मुजाहिदीन को इंडिया ने न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। अब मेरे पास इंडिया में जिहाद करने के लिए कुछ है नहीं। तो वही प्रॉब्लम हुई आईएसआई ऑफ पाकिस्तान के लिए जो 2001-2 में हुई थी 9/11 के बाद। फिर से कराची में डिस्कशन होने चालू हो गए। 2012-13 में डिस्कशन चल रहे थे कि क्या करें। 14 में आईएसआईएस का गठन हुआ। अमेरिका का आईएसआईएस का गठन हुआ, ये पूरा गेम प्लान आईएसआई ऑफ पाकिस्तान को पता था क्या हो रहा है। 2015 में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की। इतना बड़ा दोगला देश है अमेरिका, आप सोचिए। एक जगह भारत के साथ आके बोलता है कि हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और ये हैं, और दूसरी जगह हमारे खिलाफ ये सब एक्टिविटीज़ करता है। अमेरिका ने 2015 में आईएसआई वालों से मीटिंग करी। 2015 में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट करके बोला
कि आपने आईएसआईएस अगर मिडल लेवल तालिबान को हटाने के लिए बनाई है, तो उसका थोड़ा बहुत प्रयोग हमें इंडिया में भी करवा दो। तो उन्होंने कहा कैसे करना है? तो आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई इंडिया ने बड़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपना के इंडियन मुजाहिदीन को न्यूट्रलाइज़ कर दिया है, और अगर इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन को न्यूट्रलाइज़ कर दिया है, तो हमें इस चीज़ का कुछ रिवाइवल चाहिए। अब रिवाइवल कैसे होगा? अब आप इंडियन मुजाहिदीन अगेन तो क्रिएट नहीं कर सकते, सिम्मी तो दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, 2015 में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने 3 इंडिया में ऑर्गनाइज़ेशंस क्रिएट करी। पहली ऑर्गनाइज़ेशन जो क्रिएट करी उसका नाम था यूसुफ अल हिंदी। दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन इन्होंने क्रिएट करी अंसार अल तौहीद, और तीसरी ऑर्गनाइज़ेशन क्रिएट करी हरकत उल हर्ब-ए इस्लामी। अब ये 3 नए ग्रुप्स इंडिया में बने। इन 3 ग्रुप्स के पीछे 3 नए लोग लाए गए। 2 भाई थे जिसमें था सुल्तान अमरार और शफी अमरार, और तीसरा नाम था अब्बू हुफैज़ा अल बकीतानी। अब ये 3 इंडियंस ही थे। दे वर ऑल एक्स इंडियन मुजाहिदीन। इन 3 इंडियंस जो एक्स इंडियन मुजाहिदीन के थे, इनको ये 3 नए संगठनों के पार्ट बना दिए गए। अब ये 3 नए संगठनों ने क्या किया? इन 3 नए संगठनों ने ये बातें शुरू कर दी करनी कि वी ओ आर एलिजियंस टू आईएसआईएस, और वहां से आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद लेके अब्बू बकर अल बगदादी से एक वीडियो बनवा दिया, और वो सोशल मीडिया कैंपेन तो करता ही था। तो उससे एक वीडियो बनवा के ये बोल दिया, और अब्बू बकर अल बगदादी ने भी ये बात बोल दी कि हाँ, यूसुफ अल हिंदी, अंसारुल तौहीद, ये हरकतुल हर्ब इस्लामी जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में हैं, ये बेसिकली आईएसआईएस की फ्रेंचाइजीज है। तो गेम पूरा हो गया। अब्बू बकर अल बगदादी ने स्टेटमेंट दे दिया कि ये 3 हमारी हैं। इन तीनों ने यहाँ से बोलना शुरू कर दिया कि हम तो आईएसआईएस को एलिजियंस करते हैं। तो आईएसआई ने क्या करा, एक आईएसआईएस की पूरी फ्रेंचाइजी इंडिया में क्रिएट कर दी। जैसे ही इन्होंने ये फ्रेंचाइजी इंडिया में क्रिएट कर दी, अब क्या हुआ? अब इनको एक चीज़ तो पता थी कि भई अब यहाँ पर टेररिज्म करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो टेररिज्म हम सिखाते थे लड़कों को पहले, जर्मन बेकरी ब्लास्ट, लूना ब्लास्ट, ये सब अब वो तो कर नहीं सकते। तो इन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दोबारा बोला कि अब आप इन 3 संगठनों से जुड़ना शुरू करो। अब पीएफआई वाले इन 3 संगठनों से जुड़े, और फिर उस समय, क्योंकि यहाँ पर उस समय एनडीए की सरकार चल रही थी 2015, 16, 17 में, तो इन्होंने एक नया गेम चालू करा। आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि भई हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन लड़कियों को, इनको भी लेके जाओ इस्लामिक स्टेट। और फिर वो एक माइग्रेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ केरला से, जिसके ऊपर मूवी बनी केरला स्टोरी, और ये पूरी गेम बनी उसके बाद। तो वो डेलिबरेटली किया गया कि हिंदू लड़कियों को आप कन्वर्ट कीजिए, उनको इस्लामिक कन्वर्जन करने से हिंदू सोसाइटी पे भी अटैक होगा और इंडिया पे भी अटैक होगा। तो इन्होंने एक नया गेम खेलना शुरू किया। तो जो गेम पहले इंडियन मुजाहिदीन में खेल रहे थे, वो अब बदल गया। अब देखिए, आईएसआई बड़ी इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ ना कुछ नया खुराफात करती रहती है। तो उसने अब ये मुस्लिम कन्वर्जन शुरू करा, हिंदू गर्ल को मुस्लिम बनाना। फिर उसको वो लेके गए ऑल द वे आईएसआईएस की टेरिटरी में, इराक, सीरिया तक लेके गए। कई बच्चे हमारे यहाँ से भी गए वहां पर। इस केस में हिंदू सोसाइटी पे भी अटैक हुआ, इस केस में इंडिया पे भी अटैक हुआ, दोनों चीजें हुई। और जब ये गेम पूरा बना और चला, तो इसके बाद एक चीज तय हो गई कि गवर्नमेंट को समझ आ गया कि भाई ये कराची प्रोजेक्ट का ही एक एक्सटेंशन है। ये जो आईएसआई, आईएसआईएस की फ्रेंचाइजीज भी इंडिया में चला रही है, ये इंडियन मुजाहिदीन का पार्ट 2 है, और ये कराची प्रोजेक्ट का ही रिवाइवल है। और इसके पीछे जो रूट कॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसीलिए 2022 में इवेंचुअली जाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बैन लगाया गया। और जैसे ही पीएफआई बैन हुई, इंडिया में भी बहुत बवाल मचा। लेकिन पीएफआई के बैन होने के बाद पूरा का पूरा कराची प्रोजेक्ट कोलैप्स कर गया। और आईएसआईएस के ये जो 3 फ्रेंचाइजीज इन्होंने बनाए थे, इंडिया में इंटेलिजेंस ब्यूरो, साथ में मिलिट्री इंटेलिजेंस, आरएनएडब्ल्यू, इन सारी एजेंसीज ने एनआईए के साथ मिलकर ये जो 3 लोग थे, अबू हुफैजा अल बकीतानी और साथ में सुल्तान अमरार, शफी अमरार, इन तीनों को भी अरेस्ट कर लिया। तो इससे ये तीनों फ्रेंचाइजीज भी टूट गई, कराची प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया, और साथ में आपका पूरा का पूरा जो एक आईएसआईएस का फ्रेंचाइजी इंडिया में बना था, वो भी निपट गया। तो आज की डेट में स्थिति ये है कि पीएफआई इज बैंड, कराची प्रोजेक्ट इज ओवर। अब आईएसआई अगली क्या खुराफात करती है, ये हमें नहीं पता।
बट ये है कि जितना आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया है आज तक वो बहुत अग्रेसिव तरीके से टूटा है। तो जितनी तो ये एग्रेसिवली बनाया उतनी एग्रेसिवली हमने तोड़ा भी है उन्हें, मैं ये कहना बिल्कुल, चाहा अगर कहें तो, है ना? जी, बिल्कुल। जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर जब ये सब पवनीत भाई, क्योंकि आप बहुत सारा काम करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे, आप काफ़ी बुक्स भी लिख चुके हैं। सो जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, क्या हमें तब नहीं पता चलता है? और डू वी वेट फॉर द एंटायर स्ट्रक्चर टू ब्लो अप आउट ऑफ नहीं, प्रोपोर्शन नहीं, एंड दीज़ थिंग्स हैपन। अनफॉर्च्यूनेट प्रॉब्लम गायत्री जी मैं आपको बताऊँ ये है कि हमारी मैंने एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट चीज़ अपने इंडिया की मीडिया में देखी है कि हमारी मीडिया के अंदर जो अभी भी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट काइंड ऑफ थिंकिंग जो है ना, वो ये टाइप की चीज़ों को प्रिंट नहीं करती है। मतलब दीज़ आर थिंग्स जो आज की डेट में प्रिंट मीडिया में आनी चाहिए, कंट्री के लोगों को पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है देश में। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट बात है कि कोई प्रिंट मीडिया इसको प्रिंट करने के लिए रेडी नहीं है। इंडिया के थिंक टैंक्स जो बने हुए हैं, वो इनको डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं है। वो कहते हैं सेंसिटिव टॉपिक है। अरे सेंसिटिव टॉपिक है, नेशनल सिक्योरिटी है बॉस। कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी इज़ एट स्टेक। आप सिटीज़न को अवेयर नहीं बनाओगे तो कल को वो एक आईएसआई के शिकंजे का शिकार बन जाएगा, तो आप क्या करोगे? तो हमारे यहाँ पर कमज़ोरी सिर्फ़ ये है कि सिटीज़न्स को कहीं न कहीं हमने इंटीग्रेट नहीं किया। अगर ये चीज़ें नेशनल मीडिया में डिबेट हों, थिंक टैंक्स में डिबेट हों, पब्लिक मीडिया में, आपके प्रिंट मीडिया में आएँ, एक अवेयर सिटीज़नरी बनेगी, तो मेरा मानना ये है कि आईएसआई इन कामों को कभी भी सक्सेसफुल तरीके से नहीं कर सकती। सही बात है, आप सही कह रहे हैं। अगर एक बार रेगुलर कवरेज होती रहे और ये चीज़ें डिस्कस होती रहें तो लोग भी अवेयर हो जाते हैं ना, देन दे आल्सो बिकम लिटिल अलर्ट, तो उससे राइट, भी काफ़ी। एब्सोल्यूटली। जी। थैंक यू सो मच पवनीत भाई। थैंक यू। बट फाइनली दे वर ऑल ब्रॉट डाउन, फाइनली द स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड, मतलब हमारी हाँ 4 जी, एजेंसी, रॉ, आईबी, एनआईए एंड फोर्थ वन? इंटेलिजेंस ब्यूरो, जी, रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एनआईए, आरएनएडब्ल्यू। राइट। सो दे मैनेज्ड टू ब्रिंग इट डाउन, बट हाँ, लेट्स वेट। और जैसा आपने कहा, बहुत खुराफाती आईएसआई इतनी जल्दी चुप बैठने बिल्कुल, वाली नहीं है। मतलब अब ये बट अभी कुछ तो नया हालात चल। बहुत खराब है ना उनके। डू यू थिंक दे कैन स्टिल प्लान? नहीं, दे मैं हैव द मैं फंड? इस बात से बिल्कुल, इस आर्गुमेंट से बिल्कुल मतलब कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहता कि जो लोग अभी कहते हैं कि भई पाकिस्तान भीख माँग रहा है, कटोरा वाला देश है, कटोरा लेके घूम रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है और ये गलतफ़हमी की वजह से मेरा मानना ये है कि आने वाले 2-3 सालों में एज़ अ स्ट्रैटेजिक थिंकर मैं भी ये देखता हूँ कि इंडिया कहीं दोबारा एक गलत प्राइस ना पे कर बैठे। बिकॉज़ हमें ये चीज़ समझनी है कि आज की डेट में अगर पाकिस्तान को इस खुराफात में कोई सपोर्ट करने वाला सबसे अग्रेसिव देश होगा, तो वो चाइना होगा। और चाइना की एक्टिविटीज़ ऑलरेडी कश्मीर में देखने को दिख रही हैं। कश्मीर में, मैं लद्दाख की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब कश्मीर के अंदर प्रॉपर जो टेररिज़्म हो रहा है, सेकुलर टेररिज़्म जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें आज की डेट में चाइना का बहुत बड़ा इम्प्रिंट आ गया है, व्हिच हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री। तो हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है ये सोच के कि पाकिस्तान अभी एक भूखा-नंगा देश है, भिखारी देश है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। कल को इंडिया को किसी भी प्रकार से हर्ट करना, ब्रेक करना, चाइना पाकिस्तान का प्रयोग करेगा ही करेगा। तो हुँ। कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। ये देख के कि भई पाकिस्तान अभी इकोनॉमिक स्थिति उसकी खराब है, तो मतलब हम लोग जो है रिलैक्स कर सकते हैं। बल्कि हमें डबल अलर्ट होना है बिकॉज़ कल को चाइना जो है वो कुछ कर सकता है यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच पवनीत भाई फॉर जॉइनिंग। थैंक जाने से यू। पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। और मैं पवनीत भाई की बुक्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो दैट थैंक यू। दोज़ हू वांट टू गो ऑनलाइन एंड ऑर्डर, दे कैन ऑर्डर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक यू सो मच।